वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां। इसका हम अगला वीडियो देख रहे हैं। इसमें आज हम इस बेरोजगारी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से यदि कोई स्वस्थ कार्यशील व्यक्ति जो कि 15 से 65 वर्ष का है, अगर बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसको काम ना मिले तो इस स्थिति को जो है बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि वो कार्य करने के लिए तैयार है बाजार की प्रचलित कीमतों पर, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति बेरोजगारी है। ठीक है, तो बेरोजगारी मूलतः दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से प्रकार की? एक तो आपकी हो सकती है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। जब कोई श्रमिक उत्पादन कार्य करना ही ना चाहते हों, ठीक है, उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो और इसलिए वो बेरोजगार हों। ठीक है, वो बेरोजगार करना ही नहीं चाह रहे हैं इसलिए बेरोजगार हैं, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। और ऐच्छिक बेरोजगारी जो होती है इसको बेरोजगारी में गिना नहीं जाता, क्योंकि आप खुद ही से बेरोजगार रहना चाहते हैं। तो ठीक है ना, तो ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी में नहीं गिना जाता। दूसरा है आपका अनैच्छिक बेरोजगारी। इसमें क्या है कि प्रचलित कीमत पर कार्य करने के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, और इसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो अनैच्छिक बेरोजगारी है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको जो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, खुली बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, और बेरोजगारी में केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को ही शामिल किया जाता है। ठीक, तो अगर बेरोजगारी में शामिल किसको किया जाता है तो अनैच्छिक बेरोजगारी को ही शामिल किया जाता है। ऐच्छिक को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आप खुद से बेरोजगार रहना चाहते हैं, तो उसको बेरोजगारी माना ही नहीं जाता है। ठीक, अब देखते हैं भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी किस तरह की पाई जाती है। तो भारत में पहली आपकी है ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार की है। कैसी? जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो आपकी है ये अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, ये वाला। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जब किसी कार्य में किसी व्यक्ति के जुड़ जाने के बाद भी उस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्तियों की ज़रूरत थी, ठीक, किसी कृषि कार्य को करने के लिए 5 व्यक्तियों की ज़रूरत थी, अगर उसके जो है स्थान पे 7 व्यक्ति भी लगे हैं, तब भी जो है काम उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। 5 व्यक्ति जितना कर रहे थे काम उतना ही हो रहा है, तो ये जो 2 व्यक्ति हैं इनकी उत्पादकता जो है शून्य है, सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपको ध्यान रखना है, ये वाला वर्ड जो लिखा है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है ना, कि कोई और व्यक्ति भी जुड़ जा रहा है, उसके बाद भी उसकी जो है सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, और जो ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो होती है कृषि में। ठीक, तो ये कृषि में होती है। और व्यक्तियों की जब सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो उस तरह की बेरोजगारी क्या होती है? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग भी लगे हैं, तब भी उतना ही काम हो रहा है जितना पहले हो रहा था। ठीक, और दूसरा देखिए ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार, वो है आपकी मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि भारत में देखिए जो है कृषि में सामान्यतः 7-8 महीने ही काम मिलता है, और जो शेष महीने होते हैं उनमें खेती में जो व्यक्ति लगे होते हैं उनको बेकार बैठना पड़ता है, तो पूरे साल भर तो उनको काम मिलता नहीं है। तो ऐसे समय में जो जिस समय वो बेकार बैठे रहते हैं, उस समय में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसी को जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना, जो उनको जो है 4-5 महीने काम नहीं मिलता है, वही जो है मौसमी बेरोजगारी है। तो मौसमी बेरोजगारी भी आपसे पूछा जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी अस्थायी स्वभाव की होती है, यानी कि 5-6 महीने उनको काम मिलना नहीं है। ठीक, अब देखते हैं शहरी बेरोजगारी के बारे में। शहरी बेरोजगारी भी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? तो पहली है आपकी औद्योगिक बेरोजगारी। तो औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। तो पहले देखते हैं औद्योगिक बेरोजगारी यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि औद्योगिक बेरोजगारी के अंतर्गत उन साक्षर और कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों और व्यापारिक क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते जनसंख्या और गाँव से जो शहरों की ओर लोग आते हैं, उस जनसंख्या के कारण उन्हें काम मिल नहीं पाता है। यानी कि वो उद्योगों में, व्यापारिक क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और लोग उस एक ही पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं,
और गांव की ओर से भी लोग शहर की ओर काम करने के लिए आते हैं, तो इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उद्योगों के द्वारा काम देने की क्षमता बहुत सीमित है। ठीक है ना, क्योंकि उद्योगों में नौकरी तो सीमित है और लोग जो है ज़्यादा हैं। तो ये आपकी औद्योगिक बेरोजगारी है, ये शहरों में पाई जाती है, ये आपकी शहरी बेरोजगारी है। औद्योगिक बेरोजगारी का एक अन्य कारण मशीनीकरण भी, यानी कि अब मशीनों का ज़्यादा उपयोग होने लगा, आदमियों का कम उपयोग होता है। ठीक है, इस वजह से भी औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा आपका देखिए शिक्षित बेरोजगारी है, जो कि शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी भी आता है। ये आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी दशा जिसमें शिक्षित होने के बावजूद भी कार्य करने के इच्छुक युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो होती है शिक्षित बेरोजगारी। यानी कि जो है आपने सारी डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन आपको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपकी शिक्षित बेरोजगारी कही जाएगी। और ये शिक्षित बेरोजगारी भी शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो ग्रामीण बेरोजगारी के अंदर कौन कौन था? ग्रामीण बेरोजगारी के अंदर अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य थी। ठीक है ना। और उसके बाद आपका मौसमी बेरोजगारी, जिसमें लोगों को जो है 5-6 महीने काम नहीं मिलता था। और उसके बाद आपका शहरी बेरोजगारी के अंदर औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, उद्योगों में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने के कारण या फिर शहरों की ओर से गाँव की ओर आने की वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो हो गया आपका औद्योगिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में आपके पास डिग्री तो है, आप काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है काम नहीं मिल पा रहा है, जो जिस जिस तरीके का काम आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपकी शिक्षित बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी का जो तीसरा है, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, और तीसरा है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतर जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो संरचनात्मक प्रकार का है। ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अधिकतर किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, तो वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतर होती है। इसमें देखिए कैसा है कि जब बेरोजगारी इस कारण से हो कि रोजगार की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि रोजगार को जिस तरीके की आवश्यकता है, जैसे रोजगार में कोई स्पेशल स्किल चाहिए, तो उसके अनुसार जो है बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता ना हो, यानी कि उनके पास वो स्किल हो ही ना। ठीक है, इसीलिए जो है सरकार स्किल इंडिया मिशन चलाती है, ताकि आपको कोई स्किल मिल जाए और आपको नौकरी मिल सके। यानी कि रोजगार को कोई स्किल चाहिए, लेकिन आप स्किल्ड है नहीं, आप बेरोजगार हैं लेकिन आप स्किल्ड नहीं है, तो बेरोजगारी की इस दशा को जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था की क्षमता ही पर्याप्त रोजगार सृजित करने की न हो, तो इस कारण से उत्पन्न बेरोजगारी को भी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो है नए तरीके की चीज़ें अगर लगने लगी और लोगों के पास स्किल नहीं हुआ, तो भी वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। जो और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, ये दीर्घकालीन होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, और आपको याद रखना है कि भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका स्वरूप कैसा है, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं आपको विकसित देशों में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो विकसित देशों में पहला है आपका चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? यह बेरोजगारी मांग पर आधारित होती है। मांग पर आधारित, देखिए मांग का नियम आपने कल पढ़ा था, जब मांग घटता है तो रोजगार भी घट जाता है। यानी कि अगर जो है किसी चीज़ की मांग घटेगी तो उसका उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कम लोगों की आवश्यकता होगी कम उत्पादन करने के लिए, और बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो बेरोजगारी होती है इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि फिर अगर बाद में मांग बढ़ेगी तो रोजगार फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है। चक्रीय जो है वो अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी है, क्योंकि यह मांग पर आधारित होती है। अगर किसी चीज़ की मांग आज कम है तो उसका उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी जो है क्या होगा, बेरोजगारी आपकी वो हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो आगे अब देखते हैं आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। अगला आपका है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाता है तो वह कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है। यानी कि एक जॉब आप कर रहे थे, उसको छोड़ के आप दूसरे जॉब में गए तो थोड़े समय के लिए आप बेरोजगार होते हैं। वही बेरोजगारी की स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। यानी कि एक रोजगार छोड़ के जब दूसरा बेरोजगार ज्वाइन करते हैं उसके बीच में जब आप बेरोजगार होते हैं तो वो आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान होगा। अब देखेंगे बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है। तो बेरोजगारी का जो मापन है वो एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये एनएसएसओ आप याद रखेंगे। अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे जो है कि एनएसएसओ का कार्यालय, लेकिन ये तो मुझे ही बताना है। तो एनएसएसओ का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। ठीक है ना, तो आप याद ध्यान रखेंगे कि एनएसएसओ का कार्यालय कोलकाता में है। अब आप बताएंगे कि सीएसओ का कार्यालय कहाँ है, जो कि आपने कल वाले वीडियो में पढ़ा था सीएसओ। ठीक है ना, तो सीएसओ का कार्यालय कहाँ पे है, सीएसओ का औद्योगिक जो शाखा थी उसका कार्यालय कहाँ है, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो एनएसएसओ करती है बेरोजगारी का मापन और आप बताएंगे कि सीएसओ किसका मापन करती है। ठीक, यह निम्नलिखित तरीकों से मापी जाती है। कैसे, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है इन तीनों तरीकों के मामलों में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि चालू दैनिक स्थिति जो है इससे भारत की प्रचलित बेरोजगारी का मापन किया जाता है। यानी कि भारत में जो बेरोजगारी का मापन किया जाता है वो चालू दैनिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, करंट डेली स्टेटस, सीडीएस। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसे भगवती कमेटी द्वारा बताया गया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि भगवती कमेटी किससे संबंधित है, तो भगवती कमेटी जो है वो बेरोजगारी मापन से संबंधित है। ठीक है ना, बेरोजगारी का मापन किस तरह से किया जाएगा उससे संबंधित है। तो बेरोजगारी से संबंधित है आपकी भगवती कमेटी। तो ये आप ध्यान रखेंगे भगवती कमेटी के बारे में। और भारत में प्रचलित बेरोजगारी का मापन किससे किया जाता है, तो चालू दैनिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब अगला टॉपिक है आपका गरीबी, पॉवर्टी। तो गरीबी क्या होती है, वह व्यक्ति जिसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके। यदि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब कहलाता है। और व्यक्ति की यह स्थिति क्या कहलाती है, व्यक्ति की यह स्थिति गरीबी कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसका परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है गरीबी के प्रकार, जो कि है आपका निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड जो है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। जो आपका निरपेक्ष गरीबी होता है वो परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और सापेक्ष गरीबी किसके आधार पर, आय की असमानता के आधार पर जो है सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अब आप देखेंगे कि भारत में निर्धनता की माप, ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग मैंने नहीं दी है आपको, जो है केवल अब निर्धनता की माप जान लीजिए किस तरह से होता है। तो भारत में निर्धनता की माप निरपेक्ष प्रतिमान, ये जिस तरीके से माप होती है ना, राष्ट्रीय आय की माप कैसे होती है और जो है बेरोजगारी का मापन कैसे कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। जो गरीबी का मापन कौन करता है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान यानी कि परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता की माप की जाती है। तो और निरपेक्ष प्रतिमान को हेड काउंट अनुपात भी कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ आप जरूर याद रखेंगे कि भारत में निर्धनता की माप निरपेक्ष प्रतिमान के द्वारा, या फिर आपसे लिखा रहेगा भारत में निर्धनता की माप परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और ये जो निरपेक्ष प्रतिमान है इसी को जो है हेड काउंट अनुपात भी कहा जाता है। ठीक, तो भारत में निर्धनता की माप आपको पता होगी निरपेक्ष प्रतिमान से या फिर परिवार के उपभोग और व्यय से। अब देखते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी जो होती है आय की असमानता होती है, आय की असमानता की वजह से, यानी कि जिसके पास है उसके पास बहुत पैसा है और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आय की असमानता होती है ये। और इसे ज्ञात करने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोएफिशिएंट का उपयोग किया जाता है। तो ये लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये दोनों जो हैं यह इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है। तो लॉरेंज वक्र जो है वो गरीबी के मापन से संबंधित है। ठीक है ना, सापेक्ष सापेक्ष गरीबी नहीं, मतलब सीधा से सीधा लिखा रहेगा गरीबी के मापन से संबंधित है लॉरेंज वक्र और गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और ये लॉरेंज वक्र और गिनी कोएफिशिएंट सापेक्ष गरीबी का मापन करने के लिए होता है, यानी कि आय की असमानता के कारण जो गरीबी होती है उसका मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, तो आय की असमानता होती है। यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं उनमें गरीबी का सबसे मुख्य कारण आय की असमानता, यानी कि जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। गरीबी, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है कि जैसे इतने के नीचे वाले जो है गरीब हैं, इतना पैसा खर्च करने वाले के नीचे गरीब है, उसके ऊपर वाले अमीर है, इस तरह का गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग आपको पता होगा, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई है।
और गरीबी उन्मूलन के लिए देखिए इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था और इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5th पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे योजना आयोग के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछेंगे तो ये वाला क्वेश्चन गरीबी से संबंधित पूछ सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब कुछ समितियां हैं निर्धनता से समिति, जैसे कि आपको भगवती समिति, ये भी आपको बताया गया था बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है ना, भगवती कमेटी थी। उसी तरह से निर्धनता से संबंधित कुछ कमेटियां हैं। तो ये जो है आपको तेंदुलकर समिति पूछा जाता है, अधिकतर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो ये जो है निर्धनता के मापन से संबंधित है और इसके अनुसार ये आपको ये मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की ज़रूरत है कि इन्होंने कितना जो है निर्धारित किया था। आपको केवल इन समितियों के नाम याद रखने हैं कि किससे संबंधित हैं ये समितियाँ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, रथ दांडेरकर समिति, वीके अलग समिति, इसके अलावा एक समिति है लकड़वाला समिति। ठीक है ना, तो ये सारी समितियां जो हैं ये आपके गरीबी के मापन से संबंधित हैं। ठीक है, मैंने हाँ गरीबी के मापन से यानी कि निर्धनता के मापन से संबंधित है। कौन कौन सी समिति है? तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, रथ दांडेकर समिति है और वीके अलग समिति। इसके अलावा एक समिति है आपकी कौन सी? लकड़वाला समिति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी और आप ज़रूर बताएंगे कि आप अगर बेरोजगार हैं तो आप किस तरह के बेरोजगार हैं। ठीक है ना, अगर आपको बेरोजगारी समझ में आई होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसका एक सीरीज में, इसके अगले सीरीज में एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का और कोई टॉपिक नहीं आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।